इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर को किस तरह याद किया जा सकता है? यूरोप की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी बर्मिंघम में है। टाइटैनिक जहाज का लंगर इसी शहर में बना था। 1859 में यहीं पर लॉन टेनिस के खेल का आविष्कार हुआ था। इसी शहर में वो मैदान है जिसे इंग्लिश क्रिकेट का किला कहा जाता है, एजबेस्टन। इस मैदान पर आज तक भारत एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाया है। बर्मिंघम वही शहर है जिसने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है और इसी बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने आई श्रीलंकाई टीम के 10 सदस्य गायब हो गए। कैसे गायब हो गए, कहां गए, अभी इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इतना जरूर पता है कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स इवेंट से टीम मेंबर्स के गायब होने की ये पहली घटना नहीं है। इसका लंबा इतिहास रहा है। जानेंगे इन बड़े इवेंट से खिलाड़ी गायब होकर जाते कहां हैं। ये भी जानेंगे कि अमेरिका में एक राष्ट्रपति के घर पर छापेमारी क्यों हो रही है और पाकिस्तानी तालिबान के सीनियर कमांडर की हत्या की पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात दूसरे देशों में जाकर गायब होने वाले खिलाड़ियों की होगी। पहले एक दिलचस्प कहानी आपको सुनाते हैं। अमेरिका की एक पत्रिका है मेल मैगजीन। 2021 में मैगजीन ने एक स्टोरी छापी थी। टाइटल था हाउ डिड एन एंटायर श्रीलंकन हैंडबॉल टीम वैनिश इन जर्मनी। श्रीलंका की समूची हैंडबॉल टीम जर्मनी में कैसे गायब हो गई। इसमें एक ऐसी नेशनल टीम की कहानी सुनाई गई थी जिसके बारे में श्रीलंका का खेल मंत्रालय भी नहीं जानता था। इस टीम में कुल 23 सदस्य थे। वे टूर्नामेंट के बीच में होटल छोड़कर फरार हो गए थे। इस टीम को आतंकवादी तक कहा गया, लेकिन वे कोई और खेल ही खेल रहे थे, अस्तित्व बचाने का खेल। ये किस्सा 1981 के साल में शुरू हुआ था। जर्मनी के एक टेबल टेनिस खिलाड़ी थे डेरमित डोयरिंग। वो 10 दिनों के लिए छुट्टियां बिताने श्रीलंका आए थे। उन्होंने पूरी ट्रिप के लिए एक टैक्सी हायर की। ड्राइवर के पास ट्रिप के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं थे। वो रास्ते में अपने घर पर रुका, साथ में डोयरिंग को चाय पिलाने ले गया। टैक्सी ड्राइवर के घर पर ट्रॉफियों का ढेर लगा था। ये ट्रॉफियां टेबल टेनिस के खेल में जीती गई थी। इसे ड्राइवर की सगी बहन ने जीता था। डोयरिंग काफी प्रभावित हुए। उन्होंने मिलने की इच्छा जताई। ये मुलाकात प्यार में बदली और डोयरिंग श्रीलंका के होकर रह गए। उन्होंने टेबल टेनिस की कोचिंग में हाथ आजमाया। 1989 तक वो श्रीलंका की नेशनल टीम के कोच बन चुके थे। उसी दौरान उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें दोनों देश खेलों के जरिए एक दूसरे से जुड़े। उन्होंने इसे अधिकारियों के साथ साझा किया। तब जाकर एशियन जर्मन स्पोर्ट्स एक्सचेंज प्रोग्राम यानी कि AGSEP की बुनियाद रखी गई। इस प्रोग्राम में क्या होता था, इसके तहत श्रीलंका की टीम मैच खेलने जर्मनी जाती, बदले में जर्मनी की टीमें श्रीलंका आती थीं। ये टीमें अलग अलग खेलों में हिस्सा लेती थीं। ये मैच दोस्ताना होते थे। इनका अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। AGSEP के तहत 1989 से 2004 के बीच सैकड़ों टूर्नामेंट आयोजित किए गए। ये काफी सफल रहा था। फिर एक फोन कॉल ने पूरा खेल बदल दिया। ये कॉल श्रीलंका के खेल मंत्रालय से आया था डोयरिंग के पास। उनसे दरख्वास्त की गई कि वो जर्मनी की नेशनल हैंडबॉल टीम को श्रीलंका बुलाएं। जर्मन टीम आई। उस समय श्रीलंका में हैंडबॉल उतना लोकप्रिय नहीं था। गिनती के लोग ही ये गेम खेलते थे। फिर भी जुगाड़ से 23 लोगों की टीम बनी। उनमें से किसी को हैंडबॉल खेलना नहीं आता था। किसी तरह उन्हें बेसिक सिखाए गए। मैच हुआ तो श्रीलंका 36-2 के अंतर से हार गया। जर्मन पार्टी को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, लेकिन वे प्रोग्राम में कोई रुकावट नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने श्रीलंकाई टीम को जर्मनी बुलाया। 10 मैचों का टूर्नामेंट फिक्स किया गया। पहले मैच में श्रीलंकाई टीम एक भी पॉइंट हासिल करने में नाकाम रही। इसके बावजूद जर्मन लोगों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया, बदले में उनका हौसला बढ़ाया। रात में उनके लिए डिनर पार्टी आयोजित की गई। अगले दिन उनका दूसरा मैच था, लेकिन मैच से ठीक पहले श्रीलंका की टीम के सभी खिलाड़ी होटल से गायब हो गए। वे चुपचाप इटली के लिए निकल चुके थे। जब इस बारे में श्रीलंका की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से पूछा गया, उन्होंने तुरंत अपना पल्ला झाड़ लिया। उनकी तरफ से कहा गया श्रीलंका में हैंडबॉल का खेल शायद ही कहीं खेला जाता है और इसकी नेशनल टीम के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। जिस समय कांड हुआ उस समय श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था। फॉक्स न्यूज ने खबर चलाई कि लिट्टे के आतंकियों को जानबूझकर जर्मनी में घुसाया गया है। डोयरिंग को इसका मास्टरमाइंड बताया गया। वे गायब हुए टीम मेंबर्स को कोच में घसीटना चाहते थे, लेकिन
उन्होंने ऐसा नहीं किया। समय के साथ उन्हें कहानी के पीछे की कहानी मालूम चली। फिर पता चला कि सिविल वॉर और बेरोजगारी से परेशान 23 लोग किसी तरह देश छोड़ना चाहते थे। उन्हें किसी और देश में अच्छी नौकरी की ज़रूरत थी ताकि वो अपने घर वालों का ख्याल रख सकें। ऐसे में उनके पास जर्मनी आने का ऑफर आया। बदले में उन्हें कुछ पैसे देने थे और हैंडबॉल खेलना सीखना था। उन्होंने शर्तों को मान लिया, हैंडबॉल सीखा, जर्मनी गए और वहाँ से गुपचुप तरीके से इटली निकल गए। बाद में उनमें से कुछ वापस श्रीलंका लौट आए, कुछ ने इटली में नौकरी पकड़ ली। उन्होंने अपने परिवार वालों की मदद करने की पूरी कोशिश की, कुछ सफल हुए, बाकियों का संघर्ष जारी रहा। ये घटना ऐतिहासिक थी, लेकिन ना तो पहली थी और ना ही इकलौती। अभी तक कम से कम 44 बार श्रीलंकाई टीम के सदस्य दूसरे देशों में गायब हो चुके हैं। कुछ बड़ी घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। 1993 में श्रीलंका के 11 लोगों की टीम एक स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेने कनाडा गई। इसमें सिर्फ एक खिलाड़ी वापस लौटा, बाकी के 10 बिना बताए कनाडा में ही रह गए। 2007 में ट्रिपल जंप के एक इवेंट में गई श्रीलंकाई टीम का एक कोच इटली में गायब हो गया। उसे इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की तरफ से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने भेजा गया था। 2014 में साउथ कोरिया में एशियन गेम्स का आयोजन हुआ। इसमें श्रीलंका के 2 खिलाड़ी गायब हो गए, एक हॉकी टीम जबकि दूसरा बीच बॉल टीम का प्लेयर था। दोनों के बारे में अभी तक पता नहीं चल सका है। मीडिया रप्टों के मुताबिक वे साउथ कोरिया में नौकरी की तलाश में निकल गए। दोनों खिलाड़ियों को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। इस तरह की घटनाओं से श्रीलंका का नाम खराब हो रहा था, उन्हें गलत निगाहों से देखा जा रहा था। अक्टूबर 2021 में उन्होंने इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। कुश्ती टीम के लिए अलग से एक मैनेजर नियुक्त किया। मैनेजर का नाम था डोनाल्ड इंद्रवंसा। उनका काम था खिलाड़ियों पर नजर रखना और उन्हें गायब होने से रोकना। इंद्रवंसा की निगरानी में श्रीलंका की कुश्ती टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने ओस्लो पहुंची। टूर्नामेंट ठीक से खत्म हो गया। घर वापसी से एक दिन पहले इंद्रवंसा ने टीम को कहा कि मैं एम्बेसी जा रहा हूं, मुझे वहां कुछ काम है। लेकिन वो ना तो एम्बेसी पहुंचे, ना ही लौटकर टीम के पास आए। उनके बारे में आज तक कुछ मालूम नहीं चल सका है। ऐसा नहीं है कि इन इवेंट्स में सिर्फ श्रीलंका के ही खिलाड़ी गायब होते हैं या अपनी नागरिकता छोड़ते हैं। इसकी लंबी लिस्ट है। मसलन 1956 के ओलंपिक्स की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर को मिली। प्रतियोगिता 22 नवंबर से शुरू होने वाली थी। टीमें तैयारी और माहौल में ढलने के लिए पहले ही पहुंचने लगी थी। इनमें हंगरी की टीम भी शामिल थी। जैसे ही वे मेलबर्न में दाखिल हुए, उन्हें पता चला कि उनके देश में क्रांति हो चुकी है और इस क्रांति को दबाने के लिए सोवियत संघ ने अपनी सेना उतार दी है। इस खबर ने सोवियत संघ और हंगरी की टीमों के बीच तनाव बढ़ा दिया। जब वाटर पोलो के मैच में उनका आमना सामना हुआ, तब वे आपस में ही भिड़ गए। कुछ खिलाड़ियों के चेहरे खून से लाल हो चुके थे। मैच को तय समय से पहले ही रोकना पड़ा। इसमें इतनी हिंसा हुई थी कि इस मैच को इतिहास में ब्लड इन द वाटर के नाम से जाना जाने लगा। ओलंपिक्स खत्म होने के बाद हंगरी के दल में शामिल 50 से अधिक लोगों ने अमेरिका में शरण ले ली। वे वापस अपने देश नहीं आए। पॉज की एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद 200 से अधिक खिलाड़ियों और अधिकारियों ने ऑस्ट्रेलिया में शरण मांगी थी। इनमें से अधिकतर अफ्रीकी देशों के थे। कुछ खिलाड़ी तो मैच से पहले ही होटल छोड़कर भाग गए। उन्होंने इवेंट में हिस्सा भी नहीं लिया था। बाद में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने चेताई कि ऐसे लोगों को सजा दी जाएगी। इसके बाद गायब हुए लोग वापस लौटे। कुछ ने शरण के लिए अप्लाई किया, बाकी वापस अपने वतन लौट गए। 2012 के लंदन ओलंपिक्स के बाद 21 विदेशी खिलाड़ी और कोच गायब हो गए। उनका अभी तक पता नहीं चल सका है। इसके अलावा 82 और लोगों ने यूके में शरण के लिए आवेदन दिया था। इससे पहले 2006 के मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में 40 से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी गायब हुए थे। 2002 में कॉमनवेल्थ गेम्स मैनचेस्टर में आयोजित हुए थे। इस दौरान 26 खिलाड़ी और अधिकारियों ने अपनी टीम छोड़ दी थी। साल 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में हिस्सा लेने आए 100 से अधिक एथलीट्स तय से अधिक समय तक ऑस्ट्रेलिया में रहे थे। नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में शरण लेने वालों की अपनी कहानियां रही हैं। अभी तक लाखों लोग अवैध तरीके से बॉर्डर पार करके साउथ कोरिया जा चुके हैं। जहाँ तक एथलीट्स की बात है, उनके लिए सख्त पहरा बिठाया जाता है। उन्हें रोकने के लिए नॉर्थ कोरिया टीम के साथ अपने खुफिया एजेंट्स भी भेजता है। तमाम निगरानी के बावजूद 1997 और 1999 में नॉर्थ कोरिया के 2 खिलाड़ी टीम छोड़कर जा चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि खिलाड़ी अपनी टीम छोड़कर क्यों जाते हैं। इसकी कई वजहें हैं। पहली वजह आर्थिक है। अभी तक जिन भी देशों के खिलाड़ी या कोच या प्रबंधन के लोग गायब होते हैं, उन देशों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है।
श्रीलंका का उदाहरण ले लीजिए। श्रीलंका इस समय भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बुनियादी चीज़ों की कमी है। वहाँ आंदोलन के बाद राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। आम जनता का भविष्य अनिश्चित है। यही चीज़ खिलाड़ियों पर भी लागू है। उन्हें भी अपने घर वालों की चिंता रहती है। उन्हें भरोसा होता है कि यूरोप जैसे देशों में उन्हें अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी और वे अपने घर वालों की मदद कर पाएंगे। दूसरी वजह राजनैतिक है। मसलन अफ्रीका के कई देशों में सिविल वॉर चल रहा है। मारकाट और हिंसा रूटीन का हिस्सा बन चुका है। कुछ देशों में लोकतंत्र नहीं है, व्यक्तिगत आज़ादी नहीं है, लोगों के पास बुनियादी अधिकार नहीं है। जैसे टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान बेलारूस की एक स्प्रिंटर ने पोलैंड में शरण ली थी क्योंकि उसे अपने देश में दमन का खतरा सता रहा था। तीसरी वजह है बेहतर भविष्य का मौका। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां सिर्फ स्पोर्ट्स के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। उन्हें ना तो उतनी शोहरत मिलती है, ना ही उतना पैसा। पश्चिमी देशों में उन्हें अपने लिए बेहतर भविष्य दिखाई देता है। उन्हें महसूस होता है कि अगर स्पोर्ट्स ना सही, कोई छोटी मोटी जगह पर नौकरी ही मिल गई तो भविष्य सुधर जाएगा। पश्चिमी देश खिलाड़ियों को शरण देने में थोड़ी रियायत देते हैं। इस वजह से भी खिलाड़ी स्पोर्ट्स इवेंट से गायब होते रहते हैं। आज हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? जैसा कि हमने पहले भी बताया, श्रीलंकाई दल के 10 सदस्य बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम से गायब हो चुके हैं। इस टूर्नामेंट में श्रीलंका ने 160 सदस्यों का दल भेजा था। टीम के खाते में 4 मेडल आए, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। इसके बरक्स उनके 10 मेंबर चले गए। कहाँ चले गए, इस बारे में अभी कोई पुष्ट जानकारी नहीं आई है। मैनेजमेंट ने सभी सदस्यों का पासपोर्ट अपने पास रखा था। इसके बावजूद उन्हें गायब होने से रोका नहीं जा सका। अभी जांच चल रही है, इसलिए दावे से नहीं कहा जा सकता है कि उनके साथ क्या हुआ। हालांकि जैसा कि रिकॉर्ड रहा है, उसमें संभावना यही बन रही है कि वे अपना वतन छोड़कर इंग्लैंड में बसने वाले हैं। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे उन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों पर चलते हैं। पहली सुर्खी अफगानिस्तान से है। पाकिस्तानी तालिबान, जिसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसका एक कमांडर उमर खालिद खुरासानी एक बम धमाके में मारा गया। मौत के वक्त खुरासानी पक्तिका प्रांत में कार से जा रहा था। धमाके में खुरासानी के साथ टीटीपी के 2 सदस्य और मारे गए हैं, जिनकी पहचान मुफ्ती हसन और हाफिज दौलत खान के रूप में हुई है। अफगान तालिबान ने खुरासानी की मौत की पुष्टि कर दी है। कार में ब्लास्ट कैसे हुआ, इसका पता नहीं चल पाया है। खुरासानी अफगान पाक सीमा से लगे उस क्षेत्र में टीटीपी का लीडर रह चुका है, जहां मोहम्मद समुदाय के लोगों की बड़ी आबादी रहती है। टीटीपी ने धमाके के पीछे साजिश की आशंका जताई है और तालिबान सरकार से जांच की मांग की है। बीते कुछ हफ्तों में टीटीपी की पाकिस्तान के कई अधिकारियों और उलेमाओं के साथ मीटिंग हुई है। इन सभी मीटिंग्स में खुरासानी भी शामिल हुआ था। जहां तक खुरासानी का परिचय है, उसने 2014 में अपने कुछ समर्थकों के साथ टीटीपी से अलग होकर एक नया गुट बना लिया था। उस गुट का नाम रखा गया था तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जमात एहरार। इसके पीछे की वजह बताई टीटीपी में विचारधारा का बदलाव। उस समय टीटीपी के मुखिया थे मौलवी फजलुल्लाह। वो इस बगावत से नाराज हुए। उन्होंने खुरासानी और उसके समर्थकों को गुट से बर्खास्त कर दिया। नए नवेले बने संगठन ने कुछ वक्त तो खामोशी इख्तियार की, लेकिन कुछ समय के बाद इसने आतंक फैलाना शुरू किया। TTP-JA का नाम वाघा सीमा पर हुए आत्मघाती हमले में भी सामने आया था। नवंबर 2014 में भारत पाकिस्तान को जोड़ने वाली वाघा सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से हुए आत्मघाती हमले में 70 से अधिक लोग मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी TTP-JA ने ली थी। खुरासानी ने इसके बाद भी कई आतंकी घटनाओं की साजिश रची। कश्मीर में भी एक समय उसके एक्टिव होने की बात कही जाती रही है। 2015 में लाहौर में 2 धमाके, 2016 में लाहौर में ही ईस्टर पर हमला और 2017 में लाहौर के मॉल रोड पर प्रदर्शनकारियों पर हमले समेत कई हमलों में उसका संगठन शामिल था। आतंकी गतिविधियों के चलते अमेरिका ने उसे अपनी हिट लिस्ट में रखा था। 2018 में अमेरिका ने उस पर लगभग 23 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। 2020 में खुरासानी वापस टीटीपी में शामिल हो गया। टीटीपी पर पाकिस्तान सरकार ने बैन लगाया हुआ है। पाक सेना इस गुट के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन कर चुकी है। हिंसा रोकने के लिए टीटीपी और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। बातचीत को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश भी की जा रही है। खुरासानी की हत्या को टीटीपी के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। जानकारों की माने तो इसका असर शांति की कोशिशों पर भी पड़ेगा।
आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी अमेरिका से है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर FBI का छापा पड़ा है। ये छापा उनके फ्लोरिडा के मार-ए-लागो स्थित घर पर पड़ा है। छापे की खबर बाहर आते ही उनके समर्थकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उनके घर के सामने इकट्ठे होकर ट्रंप के समर्थन में झंडे फहराए, नारे लगाए। ट्रंप ने इस रेड के बाद कहा, यह हमारे देश के लिए अंधकार का समय है। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जांच एजेंसियों के साथ सहयोग के बावजूद इस तरह की रेड की गई। छापे की ये कार्रवाई न्याय प्रणाली का गलत इस्तेमाल है। ये रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स का हमला है। वो नहीं चाहते कि मैं 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश करूं। ये सही नहीं है। उन्होंने मेरी तिजोरी तक तोड़ दी, ये कहना है ट्रंप का। लेकिन अभी तक इस रेड को लेकर FBI की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। छापा पड़ा क्यों, अब ये भी जान लेते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के रिटायर होने के बाद एक प्रथा का पालन किया जाता है। हर राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान किए गए काम से संबंधित दस्तावेज, ईमेल्स और सभी पत्र नेशनल आर्काइव को देना होता है। ये सभी राष्ट्रपति रिकॉर्ड अधिनियम के मुताबिक किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पेच इस बात पर फंसा है कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस से वापसी के बाद ये दस्तावेज नेशनल आर्काइव को वापस नहीं किए। कहा जा रहा है कि कई बड़े बॉक्सेस में दस्तावेज मार-ए-लागो ले जाए गए थे। इसके बाद से ही अमेरिका खुफिया एजेंसियां ट्रंप और उनके करीबियों पर नजर रख रही थी। ये छापेमारी भी इन्हीं से जोड़कर देखी जा रही है। इस मामले से जुड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। तो दोस्तों, आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।